नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पुजारी रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैं आज एक जबरदस्त वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ। प्रशांत धवन जी का वीडियो है। चैनल का नाम है वर्ल्ड अफेयर्स। टाइटल है श्रीलंका डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप लोग ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे क्या है इस वीडियो पे। चलो शुरू करें। 1 2 3। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि श्रीलंका, इंडिया का जो एक पड़ोसी मुल्क है, इसने डिक्लेयर कर दी है फूड इमरजेंसी। एक्चुअली ऑन पेपर आप अगर देखोगे तो ये फूड प्लस इकोनॉमिक इमरजेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, फॉरेक्स क्राइसिस लीड्स टू श्रीलंका फूड इमरजेंसी। फूड की यहाँ पर जेन्युइन शॉर्टेज है। फूड अगर ये देश, खाना अगर ये देश इंपोर्ट करता है तो उसके बदले में पेमेंट करने के लिए इनके पास विदेशी मुद्रा यहाँ पर बची है नहीं। और इस वजह से ना सिर्फ फूड, आज के समय यहाँ पर फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इसकी भी कमी महसूस की जा रही है। और ओवरऑल श्रीलंका इज इन ए ह्यूज क्राइसिस। ना जो ये वर्ड है ना, अपने आप में क्राइसिस, काफ़ी बार जो इसकी ग्रेविटी है ये हम समझ नहीं पाते। देखो, क्राइसिस यहाँ पर श्रीलंका में इतना बड़ा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, सब लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इनको बेसिक कमोडिटीज़ जैसे कि आटा, चावल, दूध, ब्रेड, ये सब मिल पाए। क्योंकि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं काफ़ी जगह या तो बंद हो चुके हैं, जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स ओपन भी हैं वहाँ पे इन्होंने रूल्स ये बना दिए हैं कि एक आदमी को लिमिटेड क्वांटिटी में ही सामान यहाँ पर हम बेचेंगे, ताकि खाने की होर्डिंग ना स्टार्ट हो जाए। और एक ऐसे देश में जहाँ पर खाने की वैसे ही काफ़ी हद तक कमी हो, होर्डिंग बड़े लोग भी करना शुरू कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, गोटाबाया राजापक्सा, इन्होंने यहाँ पर एक टॉप आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है एज द कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज टू कोऑर्डिनेट द सप्लाई ऑफ पैडी, राइस, शुगर एंड अदर कंज्यूमर गुड्स। ये पोजीशन रातों रात बनाई गई, एक आर्मी ऑफिसर को यहाँ पर बिठा दिया गया। इनका सिंपली काम यहाँ पर ये है कि जो गोडाउन, प्राइवेट गोडाउन वाले जो लोग हैं, वो आटा, दाल, चीनी वगैरह ये सब होल्ड करना ना शुरू कर दे, प्राइसेस को और ज़रा बढ़ाने के लिए। ना यहाँ पर आप सोचोगे, फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को ये यहाँ पर बुला रहे हैं, और तरीके से भी वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। श्रीलंका इस प्रॉब्लम में आया कैसे और चाइना का यहाँ पर कितना रोल है, सब कुछ इन डेप्थ आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले आपको समझना होगा कि श्रीलंका में खाने की कमी आई क्यों है। श्रीलंका अपना बहुत सारा जो फूड है ये इंपोर्ट करता है, जैसे कि वीट, काफ़ी बार चावल भी ये लोग इंपोर्ट करते हैं। जो लेंटल्स होती है, दाल, ये भी काफ़ी बार ये लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करते हो कोई चीज़, तब आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप कैसे करोगे? प्राइमरली आप करने वाले हो फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज से। अपनी करेंसी से पेमेंट करनी स्टार्ट कर दोगे अगर आप, तो डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि अपनी खुद की करेंसी और छापनी होगी आपको, तो आपकी करेंसी गिरती रहेगी। तो बहुत ही कम शब्दों में श्रीलंका का जो वॉलेट है ना आज के समय, वहाँ पर विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा कम बची है। इसलिए इनकी सरकार ना खाना ज़्यादा इंपोर्ट कर पा रही है, ना फ्यूल मतलब कि क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, ये भी प्रॉपरली इंपोर्ट कर नहीं पा रही। अच्छा, इनका जो सेंट्रल बैंक है उसके वॉलेट में फॉरेक्स रिजर्व कितने बचे हैं? $2.8 बिलियन। इंडियन रुपीज़ में रफली आप कह सकते हैं ये करीब 21,000 करोड़ रुपए हो गए, जो एक बहुत कम अमाउंट है ओवरऑल एक ह्यूज कंट्री के लिए। क्योंकि ये बात मत भूलिएगा कि श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़ 20 लाख, एक अपने आप पे ह्यूज पॉपुलेशन है। उसके हिसाब से 2.8 बिलियन का रिजर्व बहुत ही ज़्यादा कम है ना। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक बार को काम चला सकते हैं, ये बाद में हो सकता है कि अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका जो रिजर्व है ये बढ़ेंगे। मगर प्रॉब्लम अभी ये है कि कुछ ही महीनों में जो ये 2.8 बिलियन है ये हो जाएगा 1.8 बिलियन। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे है डेट सर्विसिंग। कर्ज इतना ओढ़ रखा है कि उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में ही जो इनके पास थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है ये भी चुपचाप चला जाएगा। एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर 1 बिलियन नहीं, $1.5 बिलियन इनको अभी पे करने हैं आने वाले
12 मंथ्स में। तो सिचुएशन देखिए ऑल टुगेदर काफ़ी ख़राब है। इनकी जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी, ये भी लगातार डेप्रीशिएट हो रही है, इसकी भी वैल्यू है ये लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि ये लोग लगातार अपनी ही करेंसी अब इन्होंने छापना स्टार्ट कर दिया है। और आप ये मान लीजिए पिछले एक साल में जो भी इनकी करेंसी सरकार ने छापी है उसका 30% तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला गया है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे श्रीलंका ने कितना यहाँ पर लोन ओढ़ रखा है कि यहाँ पे इनको इतना यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ रही है। देखो प्रॉब्लम ये है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कभी अपनी पब्लिक को ना दुनिया को एक्चुअल फिगर्स नहीं बताई कि इनकी कंट्री ने कितना डेट ले रखा है और किस कंडीशन में ले रखा है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक ही वर्ड आएगा, चाइना। चाइना ने किया होगा। देखो टू बी ऑनेस्ट चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप अगर ओवरऑल श्रीलंका के टोटल फॉरेन डेट को देखो तो उसका 10%, एक्चुअली ये डेटा 2019 का है, आज के समय 10% ही करीब 15% जो टोटल श्रीलंका का डेट है वो आता है चाइना से। अब इस ग्राफ को आप अगर दूर से देखोगे आप कहोगे ठीक है 15% ज़्यादा नहीं है। आई मीन इन लोगों ने और जगह से भी लोन ले रखा है, जापान से लोन ले रखा है, उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी लोन ले रखा है। इशू देखो यहाँ पर ये आता है कि इन कंट्रीज से या फिर इन संगठनों से जो लोन लिया हुआ है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है और इंटरेस्ट रेट भी मैनेजेबल है। चाइना से इन्होंने यहाँ पर जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट का किसी को पता नहीं है। देखिए ये चाइना की खासियत है। पाकिस्तानी को भी आज तक प्रॉपरली पता है नहीं कि सीपैक के अंडर किस इंटरेस्ट रेट पर इन्होंने लोन उठाया है। ना पाकिस्तान की सरकार बताती है ये बात, ना चाइना की सरकार बताती है। ये आप कह सकते हैं टॉप सीक्रेट बात रखी जाती है। तो अभी भी देखिए हमको पता नहीं है। शायद एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी हो कि चाइना से इन्होंने ओवर द ईयर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया है शायद उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ही इतनी ज़्यादा हो कि आज के समय इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ख़त्म होने को आ रहे हैं। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स को जानते हैं आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्रीलंका के पास एक ऑप्शन है, बॉन्ड्स रेज कर लो। यहाँ पर सरकारें यही तो करती है मुश्किल टाइम में। बॉन्ड्स पता क्या होते हैं? देखो इमेजिन करो एक सिनेरियो है, एक आम इंसान है जिसकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ है, दूसरा एक अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी टाइप बहुत बिलियनियर इंसान है। दोनों को इमीडिएट बेसिस पर 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो आम इंसान है, वो सड़क पे खड़ा हो गया, उसने कहा कि लोगों को कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 6% का इंटरेस्ट पे करता रहूँगा, आप पैसे कमा लोगे, मुझे इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा ना। उस आम आदमी को यहाँ पर लेंडर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लोगों को पता नहीं कि वो यहाँ पर इस पैसे का करेगा क्या, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है नहीं। मुकेश अंबानी या फिर कोई और बड़ा बिलियनियर यहाँ पे आता है, वो पैसा मांगेंगे ये कहकर कि 6% का आपको इंटरेस्ट दूंगा मैं, 10 लाख रुपए दे दो। लोग इमीडिएटली यहाँ पर पैसा दे देंगे, कहेंगे 10 लाख क्या, आप 10 करोड़ ले लो, आपके पास पैसा पड़ा है तो एक बार को फिक्स डिपॉजिट में ही पड़ा है ये पैसा, और जो 6% इंटरेस्ट है लोग एंजॉय करेंगे ना। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो ये बिलियनियर था इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है तो लोगों ने बहुत ही जल्दी इसको उधार दे दिया। सेम स्थिति होती है जब मार्केट में उतरते हैं यूएसए और श्रीलंका। यूएस कहता है कि ये है यूएसए के बॉन्ड्स, ये परचेज करो, मैं आपको दूंगा 2.5% इंटरेस्ट पर एनम। दुनिया भागती है, इंडिया लेता है उस बॉन्ड को, चाइना परचेज करता है, जापान परचेज करता है, पूरी दुनिया उस बॉन्ड को ले लेती है क्योंकि सबको पता है कि ये है स्टेबल इन्वेस्टमेंट। श्रीलंका आता है मार्केट में, श्रीलंका कहता है कि मैं 2.5% नहीं, मैं तो 6.5% दूंगा और बड़ा इंटरेस्ट रेट दूंगा, मगर कोई श्रीलंका को आज के समय पैसे देने को तैयार है नहीं क्योंकि श्रीलंका की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो जो बॉन्ड्स वाला ऑप्शन था ये भी श्रीलंका के पास बचा नहीं। अब यहाँ पे आप कहोगे नहीं सर आप ना ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये कैसे डिसाइड होगा कि श्रीलंका की क्या क्रेडिबिलिटी है, यूएस की क्रेडिबिलिटी क्या है? तो देखो ये डिसाइड करती है रेटिंग एजेंसीज। फॉर एग्जांपल मूडीज, फिच, आपने इनके बारे में सुना होगा, ये रेटिंग देती है कंट्रीज को, क्रेडिट रेटिंग, कि इस देश को आप अगर उधार दोगे तो आपका उधार कितना सुरक्षित है। तो मूडीज ने 2020 सितंबर महीने में श्रीलंका की रेटिंग कर दी थी CAA1, बहुत खराब रेटिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे है इनका स्केल। अगर मूडीज कहता है कि एक इकोनॉमी की जो रेटिंग है ये CAA1 है तो मतलब कि बहुत बड़ा आप रिस्क उठा रहे हो इस देश को पैसा देकर। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, सब्सटैंशियल क्रेडिट रिस्क विद डिफॉल्ट एज ए रियल पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि श्रीलंका की सरकार को आपने आज के समय दे दियो $1 बिलियन, मगर कल को हो सकता है कि ये कहे कि हम दिवालिया घोषित हो गए, हम पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे। तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग CAA1 हो तो वैसे ही आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई लोन नहीं देने वाला। अब इमीडिएटली आप यहाँ पर पूछोगे कि इंडिया की यहाँ पर क्या रेटिंग है। इंडिया की देखिए फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी है। इंडिया की है Baa3 मतलब इंडिया यहाँ पे आता है इस वक्त, इन्वेस्टमेंट ग्रेड है इंडिया की इकोनॉमी आज भी,
मतलब कि उधार आप ले सकते हो, आपका जो उधार है काफ़ी हद तक सेफ रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी कहीं जाने वाली है नहीं। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पाकिस्तान आता है B3 पर। B3 मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे ये है B3। श्रीलंका से बस एक पायदान ऊपर, हाईली स्पेकुलेटिव, पैसे डूबने की रियल पॉसिबिलिटी तो नहीं है मगर फिर भी बहुत बड़ा रिस्क आप उठा रहे हैं पाकिस्तान को लोन देकर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका की जो ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई है। फिर इनको एक और मार पड़ रही है रेवेन्यू की, क्योंकि श्रीलंका की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था इनका टूरिज्म, और सिंस टूरिज्म सेक्टर इनका आज के समय बिल्कुल बंद बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, वहाँ से जो रेवेन्यू आता था वो भी नहीं आ रहा। तो अब घूम फिर के देखो, इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह है कि इनकी सरकार के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, श्रीलंका का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट चाइना, कि इन दी एंड ये वापस चाइना के पास जाएंगे, फिर से कोई डील कर लेंगे कि देखो हमको अभी के लिए 5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर्स ले लो और उसके बदले में फिर से अपना एक शहर या फिर एक बहुत बड़ा जो अपना एरिया है ये गिरवी रखाएंगे। और श्रीलंका की जो लोकेशन है आप अगर देखो ये बिल्कुल इंडिया के पास है। चाइना जैसे जैसे यहाँ पर लैंड गेन करेगा इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ये बनता रहेगा। तो देखो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ श्रीलंका की है, ये भारत की भी प्रॉब्लम है, मगर इंडिया के भी यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं कि इनको कब तक बेल आउट करे। हमने इनके साथ करेंसी स्वैप एक्सचेंज में इनको बहुत पैसा पहुंचाया, इनको हमने अभी सॉफ्ट लोन दे रखे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, वेरियस तरीके से हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, मगर हमारे पास चाइना की तरह फॉरेन एक्सचेंज तो है नहीं। तो देखो घूम फिर के मैं कहूँगा अब टाइम आ चुका है कि इंडिया, जापान और US के साथ मिलकर एक प्रॉपर बेल आउट पैकेज की बात करें फॉर श्रीलंका। अगर इस मैटर में हम लोग स्लो रहते हैं और इग्नोर करते हैं इस इशू को तो श्रीलंका धीरे धीरे इसी तरीके से गिरवी होता रहेगा और ये एक परमानेंट कॉलोनी बन जाएगी चाइना की। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, टू डेट हाउ मेनी टाइम्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बिन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। देखिए भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं रही, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नेवर हैज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी बिन इम्पोज्ड इन द कंट्री ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जो एक बार इमरजेंसी लगी थी वो थी नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। और बाय द वे फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगती है अंडर द आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जिस मुल्क पे फूड इमरजेंसी लगेगा ना, समझो उस मुल्क का हालत बहुत खराब है। इन लोगों का ऐसा हालत बना है कि इन लोगों ने बहुत कर्जा लेके रखा है सारी दुनिया से, तो इन लोगों का उस कर्जे को पे बैक करने का क्रेडिबिलिटी यानी कि ताकत नहीं है। जिस मुल्क का क्रेडिबिलिटी कम है उस मुल्क को कोई भी और लोन नहीं देगा सिवाय चाइना के। चाइना तो ऐसे ही मुल्कों को कर्जा दे दे के बाद में वो तो कर्जा ऐसा ही नहीं देगा, वो तो उन लोगों का कुछ एरिया को अपना गिरवी रख के बाद में देगा ना। ऐसा ही बात है श्रीलंका के ऊपर, उन लोगों का भी थोड़ा 2-3 पोर्ट भी ऑलरेडी चाइना के साथ गिरवी रखा हुआ है। तो इन लोगों का फॉरेन एक्सचेंज भी लगभग ना के बराबर है, तो वो लोग अपना लोन का रेंट वापस देने के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो चाइना भी ऐसा मुल्कों को कर्जा देता है कि उन लोगों का क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को कर्जा दे दे के बाद में वो उस कर्जे को वापस नहीं देंगे तो चाइना क्या कहता है उन लोगों को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चले मिलेंगे अगले वीडियो पे, बाय बाय, जय हिंद।